नवीन दया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके लिए पठन कौशल की क्लास लेके आए हैं। इससे पहले जो है श्रवण कौशल मैं करवा चुकी हूँ और आज हम पठन कौशल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पठन कौशल या वाचन कौशल। पठन कौशल और वाचन कौशल ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीजें हैं। पठन कौशल को ही हम वाचन कौशल बोलते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार पठन कौशल पूछ लेता है, कई बार उसकी जगह पे वाचन कौशल लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पठन कौशल को ही हम वाचन कौशल कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वाचन कौशल का अर्थ क्या होता है या फिर पठन कौशल का अर्थ क्या होता है ये पढ़ेंगे। वाचन शब्द संस्कृत की वाक धातु से बना है। यहाँ पे मैंने संस्कृत नहीं लिखा है, लेकिन ये धातुएं जो संस्कृत में ही होती हैं। वाचन शब्द वाक धातु से बना है संस्कृत की, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी या कथन। लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। यानी कि जो लिखित सामग्री है या फिर जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही जो है वाचन कौशल या पठन कौशल की परिभाषा है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं और हमें उसका अर्थ ग्रहण, अगर उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वाचन कौशल और पठन कौशल पूर्ण नहीं होता है। तो लिखित सामग्री का हमें अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी हमारा वाचन कौशल या पठन कौशल पूर्ण होता है। आगे है वाचन के या फिर पठन कौशल के प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार का होता है वाचन या फिर पठन कौशल जो है। तो एक तो होता है सहस्वर वाचन और दूसरा मौन वाचन। पहले पढ़ेंगे सहस्वर वाचन। ये वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सहस्वर वाचन कहा जाता है। सहस्वर वाचन के द्वारा वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान, शब्द और वाक्यों को का शुद्ध उच्चारण तथा उचित गति से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। सहस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है। एक बार सहस्वर के वाचन के बारे में अच्छे से बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं ना और जो वाक्य होते हैं, शब्द और वाक्य को शुद्ध उच्चारण के साथ और उचित गति के साथ पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। एक बार फिर से बता देती हूँ। शब्द और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ और उचित गति के साथ पढ़ने का अभ्यास सहस्वर वाचन के द्वारा कराया जाता है। और सहस्वर वाचन भी दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। दो प्रकार का होता है ये, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। तो व्यक्तिगत वाचन में क्या होता है, व्यक्तिगत सहस्वर वाचन केवल एक व्यक्ति या छात्र के द्वारा किया जाता है। यानी कि एक बच्चा इसमें पढ़ता है, या तो अध्यापक पढ़ रहा है या फिर बच्चा पढ़ रहा है, तो एक ही पढ़ेगा इसमें व्यक्तिगत वाचन में। इसमें सबसे पहले शिक्षक पाठ्य सामग्री का आदर्श सहस्वर वाचन करता है और बच्चे आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पहले अध्यापक पढ़ता है, पाठ्य सामग्री को पढ़कर उनको समझाता है और फिर बाद में जो है बच्चे उस आदर्श वाचन का अनुकरण करते हैं। जो शिक्षक ने पढ़ाया उसका अनुकरण करते हैं, बच्चे अनुकरण करते हुए पढ़ते हैं। और सहस्वर वाचन में है ना एक ही चीज ये होती है कि जरूरी नहीं है कि अध्यापक ही पढ़े, बच्चा भी पढ़ सकता है। व्यक्तिगत प्रकार का सहस्वर वाचन होता है, लेकिन इसमें ना एक ही व्यक्ति पढ़ता है। और सामूहिक वाचन में क्या होता है जो है हमारा सामूहिक वाचन, दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इसे समवेत वाचन भी कहते हैं। इस वाचन से बच्चों की झिझक दूर होती है। अब सामूहिक वाचन में क्या है कि इसमें दो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तीन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक छात्रों के द्वारा जो है आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहा जाता है। इसमें ये चीजें ना ज्यादातर कविता शिक्षण में होती है। कविता शिक्षण में ज्यादातर ये चीजें होती है। पहले जैसे ऐसे सर्ववाचन टीचर करता है, फिर बाद में क्लास में जितने बच्चे होते हैं ना वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। आपने देखा भी होगा, जब हम पढ़ते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। तो कविता में ये चीजें ज्यादा होती हैं। सभी बच्चे जो है लय और ताल के साथ पढ़ते हैं, तेज गति के साथ इसमें पढ़ा जाता है और आवाज भी तेज ही होती है इसमें। और इसको जो है ना समवेत वाचन भी कहा जाता है। सामूहिक वाचन की जगह एक नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड में, उसमें पूछा जा सकता है कि सामूहिक वाचन को और क्या कहा जाता है, तो समवेत वाचन भी इसको कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इस वाचन में बच्चों की झिझक दूर होती है। झिझक इसलिए दूर होती है क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं ना, सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो कोई बच्चा जैसे अटकता है, अटक अटक कर पढ़ता है, तो ना अटकन दूर होती है बार बार बोलने से, अभ्यास से। सब बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं। सहस्वर वाचन की उपयोगिता, यानी कि इसकी उपयोगिता क्या क्या है, तो बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होती है इससे। नंबर एक,
बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि इसलिए होती है कि जब सहस्त्रवाचन होता है, व्यक्तिगत तौर पे हो या फिर सामूहिक तौर पर हो, तो उसमें जब सब बोलते हैं, जैसे खासकर सामूहिक तौर पर जब सब एक साथ बोलते हैं, तो शब्दों में जो है बच्चों के शब्द भंडार में इससे जो है वृद्धि होती है। नंबर 2 है, बच्चा नए नए शब्द सीखता है। अब जब वो कविता पढ़ रहा है तो उसमें नए नए शब्द तो सीखेगा ही। कविता या फिर कोई भी पाठ्य सामग्री वो पढ़ रहा है तो नए नए शब्द तो उसमें आते ही हैं, तो नए नए शब्द भी सीखता है। अर्थ ग्रहण करने की योग्यता बढ़ती है। तो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब हम एक साथ पढ़ते हैं ना, मिलके पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी हमारी बढ़ती है। और जब पाठ्य सामग्री को शिक्षक पहले पढ़ाता है, अर्थ को समझाता है, फिर बच्चे तो अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी बढ़ती है। ज्ञान में वृद्धि होती है। अब भाई पढ़ेंगे तो ज्ञान में वृद्धि तो होगी ही। बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है ना कि सहस्त्रवाचन में आनंद की प्राप्ति बच्चे को इसलिए होती है क्योंकि जब हम सुर और लय और ताल के साथ गाते हैं ना, जब कविता को हम गाते हैं, गायन के तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, तो बच्चे को खुशी मिलती है। आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो जब कविता हम पढ़ते थे तो बिल्कुल जैसे गायन की तरह उसको पढ़ा जाता था, सुर और लय ताल में, तो खुशी मिलती थी। तेज तेज जोर जोर से पढ़ते थे। नंबर 6, पाठ्य वस्तु रोचक लगने लगती है। सहस्त्रवाचन से पाठ्य वस्तु रोचक इसलिए लगने लगती है क्योंकि जब वो लय और ताल में हम कविता पढ़ते हैं, सभी बच्चे जोर जोर से आवाज लगा के एक साथ, तो वो उसको अच्छी लगने लगती है कविता और उसको रोचक लगती है, फिर मन करता है बच्चे का पढ़ने का। फिर है सहस्त्रवाचन के उद्देश्य। नंबर 1 है वर्णमाला के लिपि प्रतीकों का ज्ञान कराना। यानी कि जो वर्णमाला है उसमें वर्णमाला है या फिर लिपि जो होती है, जो प्रतीक चिन्ह, लिपि के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनका जो है पूर्ण ज्ञान कराना। क्योंकि इन चीज़ों का जब हम वर्ण को जब बच्चा पहचानेगा तभी तो फिर वो शब्द सीखेगा, और शब्द को पहचानेगा तभी फिर वो वाक्य सीखेगा। तो उसके उद्देश्य, सहस्त्र के वाचन के उद्देश्य में ये है कि पहले उसको जो है वर्णमाला की लिपि प्रतीकों का ज्ञान कराना अध्यापक का कर्तव्य बनता है, तभी वो सहस्त्र वाचन कर पाएगा। नंबर 2 है नए नए शब्दों, वाक्य रचना, लेखन शैलियों से परिचित कराना। नए नए शब्द सिखाना, वाक्य रचना पहले भी बता चुकी हूँ, लेखन शैलियों से परिचित करना, उसकी लिखित लिखावट भी बच्चे को, मतलब ये नहीं कि वो गलत सलत लिख रहा है, क्योंकि जब वो लिखेगा गलत तो फिर पढ़ेगा भी गलत, तो सहस्त्र वाचन वो कहाँ से करेगा। नंबर 3 है पाठ्य सामग्री के अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। तो टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को पहले जो है पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाए। ये नहीं कि टीचर आया क्लास में और उसने खुद तो कुछ बच्चों को पढ़ाया नहीं और खुद बोल दिया कि आप पढ़ो, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। नंबर 4 है पाठ्य सामग्री के माध्यम से मानव जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराना। यानी कि पहलुओं से परिचित कराने का मतलब ये है कि जो वास्तविक जीवन में जो होता है ना, उससे अगर हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो जल्दी चीज सीखता है, हर चीज को। हम उसको कोई भी पाठ्य सामग्री पढ़ा रहे, कोई भी कविता पढ़ा रहे, पाठ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें है ना हमें मानव जीवन में जो वास्तविक जो पहलू होते हैं ना, जो रियलिटी होती है हमारे साथ दैनिक जीवन में क्या क्या घटता है, उससे जो है जोड़ कर पढ़ाना चाहिए बच्चे को। नंबर 5 है अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना। अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना में ये कर सकते हैं आप कि आप अंताक्षरी की प्रतियोगिता करवा सकते हो कभी कभी बच्चों से, ताकि अध्ययन में उनकी रुचि जागृत हो। कविता पाठ करवा सकते हो, कभी कभी कहानियां पढ़ा सकते हो। टेप रिकॉर्डर या जो टेलीविजन का कभी कभी आप क्लास में, खासकर छोटे बच्चे जो होते हैं, यूज कर सकते हो। इससे जो है ना बच्चे को अध्ययन रुचिकर लगने लगता है। वो मतलब कि एक सिंपल भाषा में बोले कि बच्चा बोर नहीं होता। शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण का स्थान भी उचित होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी हम गलती करते हैं ना तो फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है उससे। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, सहस्त्र और पाठ में वर्णों एवं शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, यानी कि उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, और उसका उच्चारण का स्थान भी उचित होना चाहिए। इसके बारे में एक बार आपको बता देती हूँ। यानी कि जैसे हम ग्रह लिखते हैं, एक तो ये ग्रह हो गया और एक ये हो गया। अब बच्चा क्या करता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, वो ग्रह को और इस ग्रह को एक ही चीज पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता। जब आप उनसे बोलोगे कि ग्रह लिखो तो वो ये वाला ग्रह लिख देंगे। आप बोलेंगे कि गृह लिख दो तो वो ये वाला ग्रह लिख देंगे। अब इनमें फर्क क्या होता है, ये तो है ग्रह, ग्रह जो चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और ये होता है गृह,
ये गृह होता है। इनके बोलने में अंतर होता है और लिखने में भी अंतर होता है। ये ग्रह है, ये गृह है। लेकिन बच्चों को ये बहुत कम पता होता है, तो इसलिए जो है ना उसको बच्चे को हर चीज का, टीचर का कर्तव्य बनता है कि उसको हर चीज का वो अर्थ बताए, ताकि बच्चे को, जैसे यहाँ पे मैंने भी देखा कि कुछ बच्चे जब गृह बोलेंगे तो ग्रह लिख देते हैं, और ग्रह बोलते हैं तो गृह लिख देते हैं। तो ये इसमें तो र है और इसमें री है, ये फर्क है इनमें, ये ग्रह है और ये गृह है। नेक्स्ट और भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं यहाँ पे शब्द, जैसे सम्मान है। सम्मान छोटे बच्चे को पता नहीं चलता, और एक ये सामान होता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, सवजन होता है, शवजन होता है। तो इन चीज़ों का ना बच्चों को अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो वो कविता अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कविता में तो वैसे भी जो है टफ लैंग्वेज होती है कविता की। नंबर 2 है उचित ध्वनि निर्गम। मुख के जो भी अवयव ध्वनि निर्गम में सक्रिय होते हैं उनका प्रयोग ठीक ठाक होना चाहिए। यानी कि ये है, मुख के जो अवयव हैं ध्वनि निर्गम सक्रिय हैं, यानी कि उनका जो है ठीक ठाक प्रयोग होना चाहिए। जैसे कंठ है, तालु होता है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ, नासिका आदि जो ये उच्चारण होते हैं ना, तो इनका उनके स्थान पे ही उच्चारण होना चाहिए। ये नहीं कि आगे पीछे कर रहे हो आप, एक या पहले बोल रहे हो, ई को पीछे बोल रहे हो। जो शब्द होते हैं ना, तो वो एक तरीके से बोलना सिखाना चाहिए बच्चे को। उचित लय एवं गति नंबर 3 पर है, इसके जो हम गुण कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, पाठ्य सामग्री के भाव के अनुसार ही उचित लय, गति एवं प्रवाह का ध्यान से वाचन करना चाहिए। यानी कि इसमें ये होता कि ना तो गति ज्यादा तेज हो और ना ही गति बहुत धीरे हो पढ़ने की बच्चे की, एक मतलब बीच की होनी चाहिए, ये बताया गया है इसमें। नंबर 4 है भाव का ध्यान रखना। सहस और वाचन करते समय श्रृंगार का भाव, क्रोध का भाव, वीरता का भाव आदि का हाव भाव परिवर्तित होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है भाव के इसमें कि जब हम क्रोध का भाव पढ़ रहे हैं ना, उसमें जैसे लाइन में कविता की जो लाइन है उसमें जब कोई क्रोध की लाइन आई तो हमारा फेस पे भी क्रोध आ जाना चाहिए। वीर का भाव पर तो वीर आनी चाहिए। कुछ दया भावना उसमें है, अगर उस लाइन में करुणा की भावना है, इस टाइप के शब्द लिखे गए हैं तो हमारे फेस उसी तरह से हो जाना चाहिए। हमारा चेहरा, आपने देखा होगा जो भाषण देते हैं तो वो उनके जो है चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज़ है इसमें, जो भाव है, क्रोध का भाव है, वात्सल्य का भी होता है, वीर का होता है, उसके अनुसार जो है परिवर्तन होना चाहिए, तब जो है शेष और वाचन अच्छे से कर सकते हैं हम। नंबर 5 है उचित वाचन मुद्रा। सहस और वाचन करते समय पाठक खड़े होकर या बैठकर जैसे भी पढ़े उसकी मुद्रा ठीक होनी चाहिए। यानी कि जो है ना, ये नहीं कि जैसे कुछ बच्चे आपने देखा होगा पढ़ते, जब वो पढ़ते हैं खड़े होकर तो पढ़ते पढ़ते हिलते रहते हैं साइड में या आगे पीछे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम भाषण देते हैं तो वहाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जब श्रोताओं के मध्य आप वाचन कर रहे हो। नंबर 6 है श्रवण माधुर्य। एक एक वर्ण स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए हमें। यानी कि पढ़ते समय वाणी में मधुरता होनी चाहिए। और मधुरता ये उस प्रकार की मधुरता नहीं है यहाँ पे कि आपकी आवाज़ मीठी ही हो। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चे की आवाज़ मीठी हो, कुछ की आवाज़ भारी होती है। यहाँ कहने का मतलब ये है, स्वर माधुर्य का मतलब ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना वो सबको समझ में आना चाहिए। हमारी आवाज़ में जो है स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट आनी चाहिए आवाज़। नंबर 7 है अंग संचालन। वाचन करते समय अपने अंगों जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख का स्वाभाविक रूप से संचालन करना चाहिए। यानी कि इसमें यह है कि वाचन में सजीवता आनी चाहिए। कविता पाठ में तो अंग संचालन कविता के भाव को स्पष्ट करके उस पर भाव को, प्रवाह दोनों को बढ़ा देता है। यानी कि वाचन करते समय जो है हाथ, पैर, सिर का हमें जैसे करते हैं ना जब पढ़ते हैं या फिर भाषण देते हैं तो हाथों को ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इससे क्या सजीवता आती है फिर हमारे सहस्वर वाचन में। अब बात कर लेते हैं मौन वाचन की। सहस्वर वाचन के जो है गुण मैं आपको बता चुकी हूँ। अब पढ़ेंगे मौन वाचन। तो मौन वाचन की पहले परिभाषा देख लेते हैं। लिपिबद्ध भाषा अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मन ही मन शांतिपूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है। यानी कि मौन वाचन में क्या होता है, सहस्वर वाचन में तो जो जैसे हम बोल के पढ़ रहे थे, लेकिन मौन वाचन में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है या फिर ज्यादा बेटर होता है। तो जो है ना मौन वाचन ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जब हम मन मन में पढ़ते हैं ना तो हमें चीजें जल्दी याद होती है, और जब बोलकर पढ़ते हैं ना तो तब हमें चीजें जल्दी याद नहीं होती हैं। तो मौन वाचन के उद्देश्य क्या क्या है,
वो पढ़ कर लेते हैं आप। नंबर 1 है तिरोगति का विकास। तो तिरोगति के विकास में क्या होता है कि तिरोगति का विकास यानी कि तेज तेज पढ़ना। ये नहीं कि आप मतलब आवाज बहुत जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हो, वो नहीं, ये तो मौन वाचन है, इसमें तो मन मन पढ़ना, लेकिन स्पीड होनी चाहिए पढ़ने की, यानी कि तीव्र से पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए बच्चे को। नंबर 2 भाव को समझने के योग्य बनाना, यानी कि जो है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका भाव क्या है, उसकी मेन थीम क्या है, वो जो है टीचर को उस लायक बच्चे को बनाना चाहिए, उसका भाव बच्चे को समझ में आना चाहिए। स्वाध्याय की आदत विकसित करना, यानी कि खुद करने की आदत विकसित करना। उसमें बच्चा जितना खुद पढ़ता है ना, देखो पढ़ाता तो टीचर है, लेकिन जब वो खुद पढ़ने लग जाता है ना तो उसको ज़्यादा उसमें मजा आने लगता है। तो स्वाध्याय की आदत विकसित कराना। नंबर 4 वाचन में जागृति उत्पन्न करना, यानी कि वाचन में उसकी रुचि जागृत करना, ताकि उसको जो है रोचक लगने लगे जो पाठ्य सामग्री पढ़ा रहे हैं। बीच बीच में आप बच्चे को चुटकुले सुना सकते हैं पढ़ाते वक्त, ताकि बच्चों को जो है बोर ना हो जाए बच्चे, पहले भी बता चुकी हूँ। नंबर 6 है अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, यानी कि अर्थ, बच्चा जो पढ़ रहा है उसका अर्थ उसको समझ में आना चाहिए, और ये टीचर का कर्तव्य बनता है। अब है मौन वाचन के गुण एवं सावधानियां। नंबर 1 है आवाज नहीं आनी चाहिए। जब बच्चा मौन वाचन कर रहा होता है ना तो आवाज नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उसकी आवाज बाहर ना निकले, मन मन में बस उसको आवाज सुनाई दे। नंबर 2 है चित्त एकाग्रित होना, यानी कि ध्यान सिर्फ पाठ्य सामग्री पे ही होना, ये नहीं कि मन मन में, अब वो उसका ध्यान तो उन अक्षरों पे है और वो सोच कहीं और किसी और की बातों में पता नहीं क्या सोच रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। चित्त उसका एकाग्र होना चाहिए, तभी जो है हम पढ़ पाते हैं। नंबर 3 है शांत वातावरण होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा जो है मौन वाचन कर रहा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के, और दूसरी क्लास से वहाँ पे आवाज आ रही है या फिर गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, तो वातावरण भी शांत होना चाहिए मौन वाचन करते समय। नंबर 5 है प्रश्न पूछकर जांच कर लेनी चाहिए, यानी कि अध्यापक को जो है मौन वाचन जब बच्चे करते हैं उसके बाद में अध्यापक को उनसे प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से, ताकि ये पता चल जाए कि उन्होंने क्या पढ़ा है या पढ़ा भी नहीं है, तो इससे जो है पता चल जाता है, प्रश्न जरूर पूछ लेना चाहिए। अब है पठन या वाचन कौशल की विधियां। तो नंबर 1 है कहानी विधि। अध्यापक कहानी पढ़ता है, बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं, कहानी में बच्चों की रुचि होने के कारण यह विधि रोचक होती है, यानी कि कहानी जब पढ़ाई जाती है ना तो बच्चे उसमें ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, बच्चों को जो है कहानी में बहुत ज़्यादा रुचि होती है बच्चों की, इससे जो है शिक्षण भी रोचक बनता है। इसमें आप चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, खासकर छोटे बच्चों की जो क्लास होती है, चार्ट आप लगा सकते हैं दीवार पे, और फिर जो है ना अध्यापक उसमें से जो है वाक्यों को पढ़ के बच्चों को कहानी है जो उसके बारे में बताए, और फिर बाद में जो है बच्चे खुद पढ़े वर्णों की पहचान करते हुए। नंबर 2 है, और साथ साथ में उसके जो उसमें जो टफ जो अक्षर होते हैं, जो मुश्किल शब्द होते हैं, उनका जो है अर्थ बताता रहता है, और फिर बाद में जो है बच्चे जो लय और के साथ जो है कविता का गायन करते हैं। और कई बार इस तरह भी पढ़ाता है टीचर की वो साथ साथ भी जो है एक साथ भी पढ़ते हैं टीचर और बच्चे, ये बड़ी क्लासों में होता है। नंबर 3 अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अध्यापक का अनुकरण करके शब्दों तथा वर्णों का उच्चारण करना सीखते हैं, यानी कि पहले अध्यापक पढ़ता है फिर बच्चे जो है उसका अनुकरण करते हैं, तो इसे ही जो है अनुकरण विधि कहा जाता है। लेकिन हिंदी भाषा के लिए ये इतनी उपयोगी नहीं है ये विधि, इंग्लिश में ज़्यादा कारगर रहती है। नंबर 4 साहचर्य विधि। इसमें दीवार पर चित्र टांग दिए जाते हैं, इसमें शब्द वर्ण लिखे होते हैं, वैसे ही शब्द कार्ड पर लिखे होते हैं, बच्चे दीवार पर लटके चित्र के वर्णों से मिलते हुए उसी वर्ण के कार्ड छाट कर निकालते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि बच्चों छोटे छोटे ना दीवार पे, कक्षा की में जो दीवार होती है उसमें चित्र टांग दिए जाते हैं, जो दीवार पे लगा दिए जाते हैं चित्र, और उनमें ना वर्ण लिखे होते हैं, फिर उसी टाइप के जो वर्ण होते हैं ना, उन्हीं जो वर्ण वहाँ चित्र पे हैं उन्हीं वर्णों के जो है छोटे छोटे कार्ड बनाए जाते हैं और वो बच्चों के सामने रख दिए जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, जो वर्ण उस दीवार पे चित्र जो लगा रखा है उसमें जो वर्ण लिखा हुआ है ना, उन्हीं वर्णों के जो है बच्चे जो है वो कार्ड निकालते हैं और फिर उनको एक साथ रख के शब्द बनाते हैं। इस तरह की विधि होती है ये, और फिर धीरे धीरे ना जो बच्चे को जो है वर्णों की पहचान होने लगती है। खेल खेल में भी ये विधि करवाई जा सकती है, बहुत अच्छी विधि होती है ये बच्चों, छोटे बच्चों के लिए। नंबर 5 सॉरी नंबर 6 पे है वाचन अभ्यास। वाचन अभ्यास, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है वर्णों मात्राओं का ज्ञान होने के बाद सहस्वर वाचन के द्वारा।
यानी कि इसमें क्या होता है, जो सभी वर्ण होते हैं ना और मात्रा होती है जो, तो सभी वर्ण और मात्राओं का ज्ञान होने के बाद जो है सहस्वर वाचन के द्वारा बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। और इसके लिए ना पहले अध्यापक को सम आदर्श वाचन करना पड़ता है, तब बाद में फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अध्यापक के आदर्श वाचन को सुनकर जो है बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और कक्षा के बच्चों से अलग अलग सहस्वर वाचन कराकर बच्चों को सही ढंग से वाचन करना सिखाया जाता है। इस विधि में वाचन जो ये अभ्यास है। नंबर 7 है वाक्य विधि। इसमें चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य अध्यापक पढ़ता है और बच्चा अनुकरण करते हुए वाक्य का उच्चारण करते हैं। इसमें एक ही वाक्य को कई रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, भाषा जो है वो वाक्य की एक इकाई होती है और इस विधि में चार्ट पर लिखा हुआ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है और अध्यापक वाक्य पढ़ता है। उस चार्ट पे जो वाक्य लिखा होता है उसको जो है पहले अध्यापक पढ़ता है और फिर बच्चे अध्यापक का अनुकरण करते हैं और फिर बार बार उस वाक्य को पढ़ते हुए बच्चे शब्दों से परिचित हो जाते हैं जो वहाँ पे उसमें लिखे होते हैं और फिर वाक्य प्रयुक्त शब्दों को जो है अलग अलग क्रमों में बच्चों के सामने रखे जाते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, इसकी जगह फिर इस वाक्य को ना बच्चों से चेंज करवाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यह मेरी कलम है, तो फिर इससे जितने वाक्य बनते हैं ना वो बच्चों से बनवाए जाते हैं। इससे जैसे और वाक्य ये बन सकता है कलम यह मेरी है, मेरी यह कलम है, मेरी यह कलम है। इस टाइप से जो है वो एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से बच्चों से लिखवाया जाता है और जो सही होता है उसका फिर बच्चों से चयन करवाया जाता है। बहुत अच्छी विधि होती है भी। नंबर 8 है ध्वनि साम्य विधि। इसमें समान ध्वनि के वर्णों को एक साथ सिखाया जाता है, जैसे काम, दाम, राम, नाम आदि। यानी कि जो एक जैसे शब्द होते हैं ना वो इसमें सिखाए जाते हैं। जैसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, नाम, नरम, मरम दोनों एक जैसे होते हैं, करम, गरम, धर्म, चरम, इस टाइप से। लेकिन ये विधि है ना बार बार उच्चारित करने से इसमें जो है ध्वनियों का खूब अभ्यास होता है और इसका दोष ये है कि ये जो शब्द होते हैं ना ये कुछ शब्द निरर्थक होते हैं, जैसे काम, दाम, धाम। सभी शब्दों का इसमें अर्थ नहीं होता है, तो हर विधि के गुण भी है और दोष भी है। नंबर 9 देखो और कहो विधि। इसमें शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि इस विधि में जो शब्द से संबंधित वस्तु होती है ना, यहाँ ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, मैं समझा देती हूँ आपको। इस विधि में जो देखो और कहो विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है ये। इसमें ना इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु का चित्र दिखाया जाता है। पहले बच्चे को चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। उस चित्र पर जो शब्द लिखा जाता है और फिर चित्र के नीचे जो है वस्तु का नाम लिखा जाता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द को जो है समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमने शब्द हम उसको सिखा रहे हैं उसका चित्र भी तो उसमें लिखा हुआ है ना। जैसे आम हमने लिख दिया, ऊपर आम का पेड़ लगा दिया, उस चित्र पे पेड़ बना दिया, लगा तो नहीं सकते उसमें। तो इस प्रकार से फिर ना बच्चे को जल्दी से जो है चीज़ें याद हो जाती हैं, तो बहुत अच्छी विधि है ये भी। नंबर 10 है अक्षर बोध विधि। इसमें वर्णमाला के वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाता है। पहले स स्वर फिर व्यंजन, सॉरी स स्वर नहीं आएगा, यहाँ पे स्वर आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया था। इसमें वर्णमाला के वर्णों का क्रमानुसार ज्ञान कराया जाता है। पहले स्वर और फिर व्यंजन, जैसे ऐसे अनार, इस टाइप से इसमें सिखाया जाता है। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो है अक्षर बोध विधि में बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे पहले स्वर सिखा रहे हैं, पहले जैसे ये यहाँ पे स्वर सिखा रहे हैं, फिर व्यंजन सिखा रहे हैं, तो ऐसे इसमें यानी कि ऐसे अनार, यानी कि पहले उसके स्वर सिखाया गया, फिर अनार में जो है व्यंजन का भी प्रयोग किया गया। यानी कि वर्णों का इसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान कराया जाता है। तो काफ़ी अच्छी विधि है ये भी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बच्चों ज़रूर जाया करो और कमेंट भी कर दिया करो, और कुछ कमी वीडियो में लगे तो कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो।